Good evening, everyone. How are Good you? evening, ma'am. Good evening, Can ma'am. you all hear me? Ma'am. Okay, am I audible to you all? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So we are going to resume the lecture. I think we had done up to your first law of thermodynamics. We had done everything related to the first law of thermodynamics. Now we are moving toward the second law of thermodynamics. So before going to the second law of thermodynamics, you have to go for the concept of entropy. This is the first thing that we'll do. Concept of entropy. Regarding the concept of entropy, what is actually the entropy? Beta, entropy is the measure of randomness of the system. This is the measure of randomness of the system. हमने क्या बात करी थी? हमने फर्स्ट लॉ में ये बात करी थी उसकी लिमिटेशंस में कि अगर हमारे पास सिस्टम में कोई एनर्जी चेंज नहीं हो रहा, कोई इंथैल्पी चेंज, कोई डेल्टा एच चेंज नहीं हो रहा है, तो उसमें हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कि हमारा रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं है? अब कई रिएक्शंस कैसे होते हैं जिनमें हमारे पास एंट्रोपी चेंज होता है, मतलब रेंडमनेस चेंज होती है। जैसे मान लो मेरे पास दो बॉक्सेस हैं जिसमें ब्लैक और व्हाइट कलर के मार्बल के पीसेस हैं। मैंने स्लिट लगा के दो बॉक्सेस में एक बॉक्स में दो पार्टीशंस बनाई हुई है, उसको सेपरेट किया हुआ है। अब मैं वो पार्टीशन को रिमूव कर दूं तो क्या होगा? ब्लैक और व्हाइट कलर के मार्बल मिक्स हो जाएंगे। अब सबको पता है कि ब्लैक और व्हाइट कलर के मार्बल जब मिक्स हो रहे हैं कोई नए कलर का मार्बल नहीं बन रहा है, ठीक है ना? तो रिएक्शन में क्या हो रहा है? बट आप देखोगे कि जो स्पेस है, जो स्पेस वो एक्वायर कर रहे हैं, बहुत रैंडम अरेंजमेंट में आ रहे हैं। उस केस में क्या हो रहा है? सिर्फ एक सिस्टम में डिसऑर्डर बढ़ रहा है। रैंडमनेस का अनदर वर्ड यू कैन यूज हियर इज अ डिसऑर्डर। तो बेसिकली डिसऑर्डर का मेजर होता है एंट्रोपी। तो एंट्रोपी इज द मेजर ऑफ द रेंडमनेस ऑफ द सिस्टम और द डिसऑर्डर ऑफ द सिस्टम। तो देखा क्या गया कि जो रिएक्शंस आपके स्टेबल हैं, स्पॉन्टेनियस हैं, हो रहे हैं, जिसमें प्रोडक्ट आपका स्टेबल बन रहा है, उसमें आपका प्रोडक्ट वो है अगर उसमें एनर्जी की कंसिडरेशन ना की जाए। या कई रिएक्शंस ऐसे भी होते हैं जिसमें एनर्जी और एंट्रोपी दोनों कंसिडर होते हैं, वो जाके हम आगे पढ़ेंगे इसी डिस्कशन में। तो उसमें क्या हो रहा है कि उसमें डिसऑर्डर बढ़ रहा होता है, बेसिकली रेंडमनेस इंक्रीज हो रही होती है, ठीक है? तो पहले तो एंट्रोपी को साइन दे लेते हैं, देन वी विल कैरी फॉरवर्ड विद दिस डिस्कशन। एंट्रोपी का सिंबल है एस, और ये है फिजिकल मीनिंग ऑफ एंट्रोपी, ठीक है? अब एंट्रोपी इज जस्ट लाइक द अदर थर्मोडायनेमिकल क्वांटिटीज, दिस इज अ स्टेट फंक्शन। S is the state function. तो if your entropy is the state function, तो इसका ये मतलब हुआ, if this is a state function, तो that means absolute value of the entropy cannot be calculated. जो हम calculate करते हैं वो है change in entropy. Delta S can be calculated. The quantity that we can calculate is a delta S, and the delta S is called as a change in entropy. Change in the entropy. This is a thing that we can calculate regarding the entropy. अब इसका एक फॉर्मूला है हमारे पास जिससे बहुत बार न्यूमेरिकल आता है। डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल बाय टी। जो आपकी रिवर्सिबल प्रोसेसेस हैं उनके लिए डेल्टा एस की वैल्यू होती है क्यू रिवर्सिबल बाय टी, और ये कांस्टेंट प्रेशर पे होता है तो इसको हम डेल्टा एच भी लिख सकते हैं। तो दिस इज डेल्टा एच बाय टी। इस फॉर्मूला से आपको न्यूमेरिकल आएगा, ठीक है? अब डेल्टा एच क्या है? इसमें इंथैल्पी चेंज है। दिस इज द इंथैल्पी चेंज। टी क्या हो गया? इसमें एब्सोल्यूट टेम्परेचर हो गया। दिस इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अब कहीं कहीं भी वो देखो इसकी स्टेटमेंट कैसे बना देगा। वो स्टेटमेंट ऐसे बना देगा कि जैसे उसने बोल दिया कि लेट अस से वी आर हैविंग द वेपराइजेशन प्रोसेस, है ना? अब हमारे पास अगर वेपराइजेशन प्रोसेस है तो हम कौन सा इक्विलिब्रियम इसमें डिस्कस कर रहे हैं? तो यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम होगा वो होगा लिक्विड एंड गैस, लिक्विड गैस इक्विलिब्रियम इज देयर।
अब इस केस में जो इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन की वैल्यू वो हमें दे देगा, ठीक है, वो बोलेगा कि इतनी है इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। और इसमें जब लिक्विड आपका गैस में कन्वर्ट होता है उसको कोई टेम्परेचर दे देगा, मान लो उसने टीबी दे दिया, उसका बॉइलिंग पॉइंट ही दे दिया, ठीक है, ये टेम्परेचर दे दिया, तो इसकी इंथैल्पी कैलकुलेट करो। तो लाइकवाइज फॉर्मूला बिल्कुल वही है, हम इसे क्या लिख देंगे, अब इस लिख देंगे डेल्टा एस वेपराइजेशन। तो कोई भी प्रोसेस वो यूज कर सकता है रिवर्सिबल में, जैसे वो फ्यूजन यूज कर सकता है, वेपराइजेशन यूज कर सकता है, सब्लिमेशन यूज कर सकता है, या एलोट्रोपिक ट्रांसफॉर्मेशन यूज करता है। सल्फर दो डिफरेंट एलोट्रॉप में उनका इक्विलिब्रियम दिखा देगा, रोम्बिक मोनोक्लिनिक ऐसे कुछ करके, तो फॉर्मूला आपका सेम रहेगा। तो फॉर्मूले से तो आप यूनिट भी निकाल सकते हो, जूल पर केल्विन, और एक मोल के लिए डिफाइन होता है, तो ये दिस इज कॉल्ड एज अ पर मोल। तो ये फर्स्ट फॉर्मूला है, इस सेक्शन से फॉर्मूलाज काफी इंपॉर्टेंट है। दिस इज अ फॉर्मूला ऑफ द एंट्रोपी ओनली। ओके, अभी फिजिकल मीनिंग हमें एंट्रोपी का पता है, वी नो दिस इज अ रैंडमनेस, वी नो दिस इज द डिग्री ऑफ द, you can say disorder in the system, और most of the reactions उस डायरेक्शन में प्रोसीड करते हैं जिस डायरेक्शन में randomness बढ़ती है। तो यहाँ से हमारे पास आती है statement for second law of thermodynamics, second law of thermodynamics. Now what does this law states? The second law of thermodynamics states that the entropy of the universe is constantly increasing, is constantly increasing. Entropy of the universe is constantly increasing, मतलब यूनिवर्स की एंट्रोपी कंटिन्यूसली क्या हो रही है, वो बढ़ रही है, ठीक है। अब ये जो आपका डेल्टा एस यूनिवर्स है, डेल्टा एस यूनिवर्स किसके बराबर होता है बेटा, डेल्टा एस यूनिवर्स, यूनिवर्स को दो पोर्शन में हमने डिवाइड किया था एट द स्टार्ट ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स। द वन इज कॉल्ड एज अ, हाँ जी बिल्कुल, सिस्टम, एंड द अनदर इज कॉल्ड एज अ सराउंडिंग। वेरी गुड। तो दीज आर द टू पार्ट, सिस्टम एंड द सराउंडिंग। अब हम क्या कर सकते हैं कि डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग, ठीक है, लॉ के अकॉर्डिंग इनकी जो टोटल एंट्रोपी है वो कॉन्स्टेंटली क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। तो दैट मीन्स दिस फैक्टर इज ग्रेटर देन जीरो, ठीक है, तो ग्रेटर देन ही रखते हैं अभी, कॉन्स्टेंटली इंक्रीज कर रही है ये, लेट अस से दिस इज अ ग्रेटर देन ओनली। अब मैंने आपको एट द स्टार्ट ऑफ द चैप्टर ही बताया था कि सराउंडिंग की कोई भी कैलकुलेशन जो है वो हम एक्यूरेटली नहीं कर पाएंगे, सराउंडिंग बहुत वास्ट है। तो वॉट एवर वी हैव टू स्टडी, दैट वी हैव टू स्टडी विद रिस्पेक्ट टू द सिस्टम ओनली। हमें सिस्टम के विद रिस्पेक्ट टू ही बेटा सबको स्टडी करना है। अगर सिस्टम से सराउंडिंग में कुछ जा रहा है तो हम ये नहीं कहेंगे कि सराउंडिंग उसे गेन कर रहा है, हम बोलेंगे सिस्टम उसे लूज कर रहा है, ठीक है ना, क्योंकि सराउंडिंग बहुत वास्ट है। तो एवरीथिंग दैट विल कैलकुलेट विद रिस्पेक्ट टू द सिस्टम ओनली। तो अगर सिस्टम सराउंडिंग की हम कैलकुलेशन नहीं कर पाते हैं तो वी आर कीपिंग दिस थिंग प्रैक्टिकली कांस्टेंट। हम ये मान के चल रहे हैं कि सराउंडिंग इतना वास्ट है कि उसमें छोटे से सिस्टम के से जो एंट्रोपी चेंज होगा उसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो दिस इज समथिंग कांस्टेंट फैक्टर, जिसको मैं डीएस लिख देती हूँ, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास फैक्टर आ जाएगा डेल्टा एस सिस्टम, दिस इज ग्रेटर देन जीरो। इसको आगे लेके जाएंगे तो आप ये देखो कि अगर हमारे पास जो है डेल्टा एस सिस्टम प्लस सम डीएस जो कि एक कांस्टेंट फैक्टर है, ये दोनों का सम ग्रेटर देन जीरो है, तो इससे आपको क्या समझ में आता है मैथमेटिकली, अगर किसी एक वेरिएबल फैक्टर में कोई कांस्टेंट फैक्टर ऐड करके आंसर ग्रेटर देन जीरो आ रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि डेल्टा एस सिस्टम इज ग्रेटर देन जीरो, यस और नो, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि एंट्रोपी चेंज जो है फॉर द सिस्टम is positive, for the system that is greater than zero, यानी कि एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम। अब सिस्टम हमारे पास क्या है, जो भी रिएक्शन, जो भी प्रोसेस, जो भी हम कर रहे हैं, फिजिकल प्रोसेस भी हो सकती है, कोई केमिकल रिएक्शन भी हो सकता है, उसी को हम सिस्टम बोल रहे हैं। एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम और एंट्रोपी ऑफ एवरी रिएक्शन, you can say the entropy of any of the process is constantly increasing। चलो पूरे स्पेलिंग लिख देते हैं, इसको शॉर्ट में नहीं लिखते हैं।
constantly increasing during the reaction. Increasing during the course of reaction. During the course of reaction भी लिख सकते हो, during the course of process भी लिख सकते हो, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो. तो ये आपके पास अल्टीमेटली निकल के आ गया सेकंड क्राइटेरिया स्पॉन्टेनिटी का, कि कौन सी प्रोसेसेस होंगी, कौन सी प्रोसेसेस नहीं होंगी. तो इसी को हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज अ क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी. क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी according to the second law of thermodynamics. Second law of thermodynamics. तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी क्या है. सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें कैसे बताएगा कि आपकी जो प्रोसेस है वो स्पॉन्टेनियस है या नहीं है, वो हम देख लेते हैं इसी के बेस पे. अगर आपकी प्रोसेस के लिए डेल्टा एस ग्रेटर देन 0 है तो उस प्रोसेस को हम बोलेंगे इररिवर्सिबल एंड स्पॉन्टेनियस. तो इररिवर्सिबल एंड स्पॉन्टेनियस का यहाँ पे मीनिंग होगा कि आपकी प्रोसेस होगी. That means the process will take place. This is irreversible as well as spontaneous. So that means the process will happen. The process will take place. The reaction will take place. Spontaneous के लिए आप क्या word use कर रहे थे? Feasible use कर रहे थे, या इसके लिए आप word use कर रहे थे favorable. अब इसी के साथ आप equal का निशान लगा दोगे तो क्या बन जाएगा? तो ये बन जाएगा reversible and spontaneous. अब वो एग्जामिनर पे पूछने पे है कि वो किस तरह से क्वेश्चन पूछता है. डेल्टा एस अगर लेस देन 0 लिखोगे तो वो हो जाएगी प्रोसेस इररिवर्सिबल एंड द नॉन स्पॉन्टेनियस. बिल्कुल, एंड द नॉन स्पॉन्टेनियस. एंड ऑफ कोर्स ऑल दीज थिंग्स आर विद रिस्पेक्ट टू ऑन द बेसिस ऑफ योर सेकेंड लॉ ओनली. ये सेकेंड लॉ, या ऐसे बोल सकते हो कि जिन रिएक्शंस में एंट्रोपी चेंज हो रहा है, जिन रिएक्शंस में सिस्टम में एनर्जी का कंसिडरेशन नहीं हो रहा है, या ये ज्यादा फेवरेबल फैक्टर है, तो उसके लिए आप कंसिडर कर रहे हो दीज आर द क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी. तो यहाँ तक क्लियर है सभी को? यस मैम. अब मैं थोड़ा सा ना डिस्कशन कर लेती हूँ. जैसे हमने बोला था लिमिटेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में, पहली लिमिटेशन हमने वहां पे लिखी थी कि डायरेक्शन नहीं बताता है ये, कि रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगा. आपको याद होगा कि मैंने बोला था कि 4.2 जूल ऑफ वर्क हमेशा 1 कैलोरी ऑफ हीट प्रोड्यूस करता है, और रिवर्स पॉसिबल नहीं है, मतलब हीट का मटेरियलाइजेशन पॉसिबल नहीं है. याद है बेटा? बताया. अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये इसकी ना अल्टरनेट स्टेटमेंट्स भी हो सकती हैं. एक तो एंट्रोपी वाली स्टेटमेंट हो सकती है. दूसरा इसने ये बताया, इसने कहा कि द हीट कैन नॉट बी एब्स्ट्रैक्टेड. ये मैं बोलूंगी ही आपको, क्योंकि ये बहुत ज्यादा एग्जाम में नहीं पूछी गई है. पूछी गई है तो आप ऐसी न्यूमरस एग्जांपल्स अपनी लाइफ में देख सकते हो, आराम से कैच कर पाओगे. ये कहता है कि एनर्जी कैन नॉट बी एब्स्ट्रैक्टेड फ्रॉम द बॉडी एट अ लोअर टेम्परेचर and then transfer to the body at a high temperature unless and until it is fed by some driving force, unless and until some machinery is there behind that. मतलब उसने कहा ना कि चाहे हीट को वर्क में कन्वर्ट करो, चाहे वर्क को हीट में कन्वर्ट करो, दोनों डायरेक्शन से होना चाहिए रिएक्शन. डायरेक्शन वो नहीं बता पाया था. इसने कहा ऐसा नहीं है. अगर आप किसी लो टेम्परेचर वाली बॉडी से सोचो कि उसको में से हीट को निकाल के हाई टेम्परेचर वाली बॉडी में दे दिया जाए, तो ये काम तभी हो सकता है जब उसके पीछे कोई ड्राइविंग फोर्स लगी है, कंटिन्यूसली कोई उसको एनर्जी पीछे से फेड कर रहा है. और अगर कंटिन्यूसली पीछे से एनर्जी फेड होती है तो वो आपकी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस नहीं होती. वो आपकी कौन सी प्रोसेस होती है? वो आपकी नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती है. जैसे आपने फ्रिज की वर्किंग देखी है, रेफ्रिजरेटर की वर्किंग, या एसी की वर्किंग देखी है. एसी की वर्किंग में क्या होता है, आपके घर के बाहर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, तब भी एसी क्या करता है, आपके घर में जब जहाँ पे टेम्परेचर कम है वहां से भी हीट पकड़ के खींच के बाहर फेंकता है. और आप सोचो ना कि ये कोई स्पॉन्टेनियस प्रोसेस नहीं है. दिस इज सिंपली द कन्वर्जन. दिस इज सिंपली द थिंग कि आपने उसके पीछे मशीन लगा रखी है जो ये वर्क करवा रही है. और स्पॉन्टेनियस में हम वो रिएक्शंस लेते हैं जो अपने से होते हैं, जो नेचुरल फ्लो है, जिनमें जिसमें सिर्फ या तो स्टार्ट करना पड़े या स्टार्ट भी ना करना पड़े. तो इसने ये रिस्ट्रिक्शन इम्पोज की थी डायरेक्शन वाली.
ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग तो फ्लो है जो हीट का हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर ही होगा, मतलब जो आपका वर्क है वो हीट में कन्वर्ट हो सकता है, हीट का वर्क में कन्वर्जन जो है दैट इज अ मटेरियलाइजेशन, इसने उसको ऐसे कुछ डायरेक्शन वाइज सपोर्ट नहीं किया था। अच्छा, बाकी इसमें बेटा कुछ फॉर्मूलाज हैं हमारे पास, बट बिफोर वी गो टू द फॉर्मूलाज, क्योंकि हमने एंट्रोपी का टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है, तो स्पॉन्टेनिटी को कवर अप कर लेते हैं पहले, है ना, फिर फॉर्मूलाज करवा देती हूँ लास्ट में आपको। तो अब हमारे पास दो लॉज की स्टेटमेंट्स तो आ गई हैं क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी की, तो लेट्स डू द थर्ड फैक्टर ऑल्सो। अब हमारे पास प्रॉब्लम कहाँ पे हुई? प्रॉब्लम वहां हुई रिगार्डिंग द क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी, पहले इसी को कवर अप कर लेते हैं। प्रॉब्लम हमें वहां हुई अगर तो हमारे रिएक्शंस में है हीट चेंज इन्वॉल्व, है ना, हीट चेंज इन्वॉल्व, अगर हीट चेंज इन्वॉल्व होता है तो डेल्टा एच से डिसाइड करो। डेल्टा एच लेस देन 0 का मतलब है स्पॉन्टेनियस, डेल्टा एच ग्रेटर देन 0 का मतलब है नॉन स्पॉन्टेनियस। और ये डिसाइड करने वाला फैक्टर कौन सा है? फर्स्ट लॉ है। अगर आपके रिएक्शन में एंट्रोपी चेंज है, एंट्रोपी चेंज इज देयर, तो आप क्या करोगे? तो आप डेल्टा एस ग्रेटर देन 0 में बोलोगे स्पॉन्टेनियस, डेल्टा एस लेस देन 0 में बोलोगे नॉन स्पॉन्टेनियस। और ये गोवर्न करने वाला लॉ कौन सा है? ये गोवर्न करने वाला लॉ है सेकेंड लॉ। अब प्रॉब्लम कहां पे थी कि इफ योर रिएक्शन इन्वॉल्व बोथ, if both delta H and delta S are involved, तो वहां पे क्या होता है? रिलेटिव मैग्नीट्यूड डिसाइड करता है, मतलब फेवरेबल वाला का मैग्नीट्यूड ज्यादा है या अनफेवरेबल वाले का मैग्नीट्यूड ज्यादा है? रिलेटिव, नॉट रिलेटेड। देन इन दैट केस द रिलेटिव मैग्नीट्यूड विल डिसाइड, ठीक है, विल डिसाइड द स्पॉन्टेनिटी। चलो देख लेते हैं, रिलेटिव मैग्नीट्यूड डिसाइड करेगा स्पॉन्टेनिटी को। इसके लिए हमारे पास एक इक्वेशन है जिसको हम बोलते हैं गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन, गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। और ये गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन क्या है? डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। दिस इज द इक्वेशन विच इज नोन एज अ गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। अब इस इक्वेशन में क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे? स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस के लिए ये माइनस डाल के वीई का मतलब है नेगेटिव, तो नेगेटिव होता है स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस के लिए डेल्टा एच माइनस टी इंटू डेल्टा एस पॉजिटिव होता है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए। यहाँ पे नेगेटिव आएगा और नेगेटिव को पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करके भी नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव को नेगेटिव में ऐड करके भी नेगेटिव आएगा। तो डेल्टा जी का नेट आंसर क्या आएगा? नेगेटिव। तो डेल्टा जी का अगर आंसर नेगेटिव आता है तो ये प्रोसेस है स्पॉन्टेनियस। अब आप देखो इसमें फर्स्ट और सेकंड लॉ की दोनों की इन्वॉल्वमेंट हो रही है, और रिलेटिव मैग्नीट्यूड मैंने यहाँ से बताया कि कौन कैसा है, वैसे डिसाइड करेंगे, इसको आगे भी इलैबोरेट करते हैं। अब देखो अगर आपके पास डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो वो रिएक्शन को क्या बोला जाएगा? वो रिएक्शन को बोला जाएगा नॉन स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस, और इन द अनदर वर्ड यू कैन आल्सो कॉल इट एज अ नॉट फिजिबल। ठीक है, Yes, यहाँ ma'am. पे ये सिर्फ अकेला फैक्टर है जो इक्विलिब्रियम की कंडीशन भी देता है। बहुत सारे बच्चे पेपर में लिखाते हैं इक्विलिब्रियम के लिए डेल्टा एस 0 है, डेल्टा एच 0 है, ये दोनों कंडीशंस गलत है। आगे जाके आपको केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ाऊंगी भी। सिर्फ ओनली कंडीशन एप्लीकेबल फॉर द इक्विलिब्रियम इज डेल्टा जी 0, दिस इज फॉर द इक्विलिब्रियम। ठीक है, फ्री एनर्जी चेंज 0 होता है जब किसी रिएक्शन में इक्विलिब्रियम आता है। डेल्टा एच और डेल्टा जो एस है उनकी वैल्यू 0 होने से दैट इज नॉट द एसेंशियल कंडीशन फॉर द इक्विलिब्रियम। ओके, अब यहाँ पे इस इक्वेशन में मैं प्रीवियस स्लाइड ले रही हूँ। देखो अगर तो आपके पास ये दोनों फेवरेबल फैक्टर हैं, मतलब ये नेगेटिव होना चाहिए स्पॉन्टेनियस के लिए नेगेटिव है, ये पॉजिटिव होना चाहिए स्पॉन्टेनियस के लिए पॉजिटिव है। अगर आपके पास ये दोनों फैक्टर फेवरेबल है तो आंसर भी फेवरेबल आ रहा है, यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है।
अब पहली बात तो इसमें मैंने बता दी आपको जहाँ पे दोनों फेवरेबल फैक्टर्स हैं। अब यहाँ पे क्या है, या तो कोई एक फेवरेबल होगा दूसरा नहीं होगा, और मोर ओवर यहाँ पे टेम्परेचर की भी इन्वॉल्वमेंट है, तो इसको भी हम कंसिडर करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक बनेगा आपका, तो आपको पता लग गया 3 फैक्टर हो गए बेटा, मैं बार बार लिख रही हूँ ये चीजें। डेल्टा एच लेस देन 0 होना चाहिए, डेल्टा एस ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और डेल्टा जी भी लेस देन 0 होना चाहिए। ये तीनों की तीनों कंडीशंस किसकी हैं? ये तीनों की तीनों कंडीशन है स्पॉन्टेनिटी की। Effect of the temperature on the spontaneity of the processes. Effect of the temperature on the spontaneity of the process. ठीक है, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है ऑन द स्पॉन्टेनिटी ऑफ प्रोसेस। जब प्रोसेस आपकी स्पॉन्टेनियस होती है तो उस पर टेम्परेचर क्या कोई इफेक्ट डालता है या नहीं डालता। इसको पढ़ने के लिए ना हम पहले प्रोसेस को 2 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में क्या होता है और एंडोथर्मिक में क्या होता है। तो पहले लेते हैं फॉर एक्सो। देखो इफेक्ट तो इस इक्वेशन से आएगा, क्योंकि ये इक्वेशन ओवरऑल मेजर होती है 2 का, फर्स्ट लॉ का और सेकंड लॉ का। इसमें फर्स्ट लॉ का डेल्टा एच फैक्टर और सेकंड लॉ का डेल्टा एस फैक्टर दोनों आते हैं फॉर द एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के लिए क्या होगा, डेल्टा एच की वैल्यू है नेगेटिव। डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव का मतलब है ये फेवरेबल है। अब आपके पास डेल्टा एस की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है और डेल्टा एस की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है, यानी कि या तो दोनों फेवरेबल हो जाएंगे या एक फेवरेबल और दूसरा हो जाएगा नॉट फेवरेबल। तो देखते हैं क्या बनता है। डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। पहला केस इसमें ले लेते हैं, ये वाला। इसमें केस ए इसको बना लेते हैं जिसमें ये फेवरेबल है, केस बी इसको बना लेते हैं जिसमें ये नॉट फेवरेबल है। तो डेल्टा एच की वैल्यू तो नेगेटिव है, माइनस टेम्परेचर इंटू डेल्टा एस की वैल्यू भी अगर नेगेटिव है, तो नेगेटिव और नेगेटिव तो सब बच्चों को पता है क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अच्छा, पहला केस मैंने ए को बनाया तो फिर इसे पॉजिटिव ले लो। तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव हो गया, नेगेटिव को नेगेटिव में ऐड करोगे तब भी नेगेटिव आ जाएगा, यानी कि आंसर आएगा स्पॉन्टेनियस। तो इससे हमारे पास एक बहुत बड़ा क्लू मिलता है कि अगर डेल्टा एच नेगेटिव है और डेल्टा एस पॉजिटिव है, यानी कि आपके दोनों आंसर, ये मैं ए पॉइंट लिख रही हूँ, यानी कि आपके दोनों फेवरेबल फैक्टर हैं। ठीक है, तो बोथ आर द फेवरेबल फैक्टर। तो टेम्परेचर कुछ भी हो, एनी, कोई फर्क नहीं है टेम्परेचर का, डेल्टा जी का आंसर नेगेटिव आएगा, यानी कि आपकी प्रोसेस क्या होगी, स्पॉन्टेनियस। तो मैंने आपको पहले ही बोला था कि जहां पे दोनों चीजें इन्वॉल्व हैं वहां पे इनके मैग्नीट्यूड से हम चलेंगे कि ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है या नहीं। तो ये तो बहुत अंडरस्टूड थी कि अगर आपका डेल्टा एच भी फेवरेबल फैक्टर है और डेल्टा एस भी फेवरेबल फैक्टर है, तो टेम्परेचर चाहे कम हो चाहे टेम्परेचर ज्यादा हो, पर आपके पास डेल्टा जी की वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, मतलब वो प्रोसेस भी क्या होगी, स्पॉन्टेनियस होगी। अब हम इसका बी वाला केस ले लेते हैं जिसमें डेल्टा एच तो नेगेटिव है, मतलब फेवरेबल है, बट डेल्टा एस फेवरेबल नहीं है, उसकी वैल्यू नेगेटिव है। बी वाला केस, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अब इस प्रोसेस में डेल्टा एच तो आपका फेवरेबल था, नेगेटिव, माइनस टी डेल्टा एस फेवरेबल नहीं था, ये भी नेगेटिव था। अब देखो बेटा, डेल्टा एच इज इक्वल टू नेगेटिव, यहाँ पे आ गया प्लस में टेम्परेचर। तो अगर आपको आंसर में नेगेटिव चाहिए तो टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए, टेम्परेचर शुड बी लो, क्योंकि टेम्परेचर पॉजिटिव में है। आप देखो यहाँ पे, तो आपको आंसर अगर नेगेटिव चाहिए, यानी कि प्रोसेस अगर फेवरेबल चाहिए, प्रोसेस अगर स्पॉन्टेनियस चाहिए, तो उस केस में आपके पास टेम्परेचर क्या जाना चाहिए, टेम्परेचर कम जाना चाहिए। इज दैट क्लियर? ये क्लियर हुआ बी वाला पॉइंट? Yes, ma'am. यस मैम। मैं ना यहाँ पे इसका साथ साथ में टेबल भी बनाए जा रही हूँ, पेपर में इतना तो आपको करने का टाइम नहीं मिलेगा, तो आप टेबल वाले पॉइंट ही देख लेना बस। तो इसका ये बी वाला पॉइंट है, अगर आपका डेल्टा एच नेगेटिव है मतलब फेवरेबल है, पर दूसरा फैक्टर फेवरेबल नहीं है, डेल्टा एस आपका पॉजिटिव नहीं है, सॉरी नेगेटिव है, तो डेल्टा एस अगर आपका नेगेटिव है यानी कि नॉट फेवरेबल है, तो यहाँ पे टेम्परेचर का रोल आता है। अगर तो आपने टेम्परेचर रखा लो, ठीक है, तो आपका आंसर डेल्टा जी आएगा नेगेटिव, यानी कि फेवरेबल। पर अगर आपने गड़बड़ किया, यानी कि ये नेगेटिव था, ये नेगेटिव था, पर आपने टेम्परेचर कर दिया हाई,
तो आपका आंसर डेल्टा जी का पॉजिटिव बन जाएगा और वो क्या आ जाएगा, नॉट फेवरेबल आ जाएगा। तो इसके लिए ना एक स्टेटमेंट दिया होता है, ये स्टेटमेंट को पकड़ना समझ में आ जाएगा क्योंकि ए और बी पॉइंट की ही एक्सप्लेनेशन है ये क्या कहता है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर ईदर ऑलवेज स्पॉन्टेनियस, exothermic reactions are either always spontaneous or they can be made spontaneous, they can be made spontaneous at low temperature, मतलब they are favored at the low temperature। देख लो लास्ट वाली स्लाइड फिर से देख लो, लास्ट वाली स्लाइड में भी मैंने यही लिखा था कि अगर आपके पास दोनों चीजें फेवरेबल हैं तो वो हमेशा स्पॉन्टेनियस होंगे। तो वही वो बात कर रहा है कि या तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हमेशा स्पॉन्टेनियस होते हैं जिसमें टेम्परेचर का कोई रोल नहीं होता, या एक्सोथर्मिक रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस बनाने के लिए टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, लो टेम्परेचर करना पड़ेगा, कम टेम्परेचर देना पड़ेगा। हाई टेम्परेचर दे दोगे तो वो नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएंगे। इसके साथ हमने एक्सोथर्मिक वाले पे तो टेम्परेचर का इंफ्लुएंस पढ़ लिया है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन को किसकी जरूरत है, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस को कम टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है, उन्हें ज्यादा टेम्परेचर से काम नहीं चलेगा। इज दैट क्लियर बेटा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो अब हम एंडोथर्मिक रिएक्शंस को स्टडी करते हैं। फॉर द एंडोथर्मिक रिएक्शंस, इसके लिए भी दो ब्रैकेट्स बनेंगी। एंडोथर्मिक रिएक्शंस के लिए डेल्टा एच तो देखो पॉजिटिव है यानी कि फेवरेबल है। अब डेल्टा एस पॉजिटिव भी हो सकता है यानी कि फेवरेबल हो सकता है, या डेल्टा एस की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है यानी कि नॉट फेवरेबल हो सकता है। तो डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव थी, माइनस टी इंटू डेल्टा एस की वैल्यू भी पॉजिटिव थी। अब आप देखो यहाँ पे आ गया पॉजिटिव फैक्टर और यहाँ पे टेम्परेचर है नेगेटिव में। तो अगर आपको इस रिएक्शन का नेट आंसर नेगेटिव लाना है तो टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, Hi. हाई, बिल्कुल हाई करना पड़ेगा क्योंकि टेम्परेचर के आगे माइनस है। अब सेकेंड वाला गेम देखो, डेल्टा एस लेस देन 0, तो डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो डेल्टा एच इज द पॉजिटिव माइनस टी इंटू डेल्टा एस इज नेगेटिव। अब यहाँ पे भी पॉजिटिव फैक्टर और यहाँ पे भी पॉजिटिव फैक्टर, तो आंसर तो प्लस भी आएगा। तो यानी कि नॉट स्पॉन्टेनियस एट ऑल, ये कभी भी स्पॉन्टेनियस होगा ही नहीं। तो इसके लिए ये स्टेटमेंट क्या बनेगी, लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर टू राइट द स्टेटमेंट कि एंडोथर्मिक रिएक्शंस are either not spontaneous or can be made spontaneous at high temperature। ये बिल्कुल रिवर्स है लास्ट वाले से कि या तो वो कभी भी स्पॉन्टेनियस नहीं होंगे या उनको स्पॉन्टेनियस बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। इसके लिए भी मैं टेबल बना देती हूँ। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. टेबल क्या होगा कि डेल्टा एच, डेल्टा एस टेम्परेचर एंड डेल्टा जी, ये है आपके पास एंडो का टेबल। तो पहला केस इसका क्या हो गया कि एंडो में डेल्टा एच तो पॉजिटिव है, तो अगर ये फेवरेबल है मतलब ये भी पॉजिटिव है, तो आपको टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, हाई करना पड़ेगा, तो आंसर आएगा नेगेटिव। ये इसका वन पार्ट हो गया। ठीक है, अगर आपके पास इसी केस में आपने टेम्परेचर को लो कर दिया तो आपका आंसर पॉजिटिव आ जाएगा यानी कि नॉट स्पॉन्टेनियस। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट इसमें क्या ले सकते हैं, अगर आपके पास डेल्टा एच पॉजिटिव है फेवरेबल, डेल्टा एस नेगेटिव है, ये फेवरेबल, ये भी नॉट फेवरेबल और ये भी नॉट फेवरेबल, दोनों ही नॉट फेवरेबल है, तो टेम्परेचर की कोई भी वैल्यू हो डेल्टा जी पॉजिटिव आएगा यानी कि नॉट फेवरेबल एट ऑल, ये कभी भी फेवरेबल नहीं होगा।
अब हर एक दो पेज छोड़ के मैंने ये टेबल दिए हैं, इन टेबल से सीधा क्वेश्चन पेपर में लग जाएगा, ठीक है। बाकी स्टेटमेंट आपको बता दिया कि एंडोथर्मिक रिएक्शन या तो कभी भी स्पॉन्टेनियस नहीं होंगे या उनको स्पॉन्टेनियस बनाने के लिए टेम्परेचर हाई करना पड़ेगा। एक्सोथर्मिक रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस बनाने के लिए टेम्परेचर लो करना पड़ेगा। दिस इज हाउ यू हैव टू कैरी फॉरवर्ड विद द स्पॉन्टेनिटी टॉपिक। तो यहाँ तक क्लियर है? Yes, ma'am. अब कभी कभी क्या होता है ना कि आपके पास एक एडिशनल फैक्टर आ जाता है, दैट इज कॉल्ड एज अ Please डेल्टा show ए। the backslide. एवरीबडी प्लीज बी ऑन म्यूट। अब कभी कभी आपके पास एक और फैक्टर है, दैट इज कॉल्ड एज अ डेल्टा ए। डेल्टा ए इज इक्वल टू डेल्टा यू माइनस टी डी ए, टी डेल्टा एस। ठीक है, देखो मैंने ये इसका कंट्रेरी लिया है। हम इक्वेशन लेते हैं डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, इसको बोलते हैं गिब्स फंक्शन। तो गिब्स फंक्शन का ही एक एनालॉग होता है, दैट इज कॉल्ड एज अ, ओके वेट अ मिनट, आई विल शो द बैक स्लाइड, वेट अ मिनट। दिस इज कॉल्ड एज अ गिब्स फंक्शन डेल्टा जी, और बेटा दिस इज कॉल्ड एज अ हेल्महोल्ट्ज फंक्शन। हेल्महोल्ट्ज फंक्शन देखो इसमें छोटा सा चेंज क्या है, वहां पे डेल्टा एच आता है, यहाँ पे डेल्टा यू आता है, रेस्ट एवरीथिंग इज सेम। तो इसके सारे आंसर वही हैं जो डेल्टा जी के आंसर है, तो इसको अलग से पढ़ने के लिए कोई जरूरत नहीं है। तभी आपकी जो इक्वेशन है उसे गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन बोला जाता है, क्योंकि इसमें गिब्स और हेल्महोल्ट्ज दोनों इन्वॉल्व होते हैं एक्चुअली में। तो मैं साइन एक बार दोबारा से लिख देती हूँ, डेल्टा जी लेस देन जीरो, डेल्टा ए लेस देन जीरो, डेल्टा एस ग्रेटर देन जीरो, डेल्टा एच लेस देन जीरो। ये सारे साइन है स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस के, ठीक है। इक्वल इक्वल टू होगा तो रिवर्सिबल होगा। ये अकेला साइन है डेल्टा जी इक्वल टू, डेल्टा जी इज इक्वल टू जीरो, जिसे बोलते हैं इक्विलिब्रियम का साइन। अभी किसी बच्चे को लास्ट स्लाइड देखनी थी, लीजिए। मैम पहले वाले भी दिखा दो। ठीक है, मैं सारी एक बार स्पॉन्टेनिटी वाली ना दिखा देती हूँ, एक कुछ कुछ सेकंड्स के लिए स्टॉप कर देती हूँ। एक बार स्टार्टिंग से देख लो, ये वाली स्लाइड है। इसमें पहला ए पॉइंट लिखा हुआ है, डेल्टा एच नेगेटिव डेल्टा एस पॉजिटिव, दोनों फेवरेबल हैं, तो टेम्परेचर कुछ भी करेंगे तो डेल्टा जी नेगेटिव होगा। इसको करूँ शिफ्ट, बताओ। इसको शिफ्ट करूं, किसी को और तो नहीं इसमें से कुछ पढ़ना है? No, ma'am. ओके, नेक्स्ट स्लाइड ये है। नेक्स्ट स्लाइड में डेल्टा एच अगर नेगेटिव है और डेल्टा एस भी अगर नेगेटिव है, नॉट फेवरेबल है, तो टेम्परेचर को कम करना पड़ेगा, तो डेल्टा जी नेगेटिव आएगा। और यहाँ पे अगर टेम्परेचर हाई किया तो नॉट फेवरेबल होगा। कर दूं ये वाली भी शिफ्ट? Yes, ma'am. यस मैम। ये नेक्स्ट स्लाइड है, इसका टेबल उससे नेक्स्ट स्लाइड पे है, ये इसका टेबल है। और ये इसकी प्रीवियस स्लाइड है ये। डन? यस मैम। And this is the last slide of spontaneity. चलो इसी के साथ थोड़ा एक पोल क्वेश्चन ले लेते हैं, बिकॉज अभी अभी आपने स्पॉन्टेनिटी पढ़ा है, फिर एंट्रोपी के फॉर्मूलाज करके दैट वुड बी ओवर, एंड लास्ट वी विल बी हैविंग अ थर्मोकेमिस्ट्री ओनली। ये मैंने सेकेंड लॉ लिखा है,
डेल्टा एच ग्रेटर देन 0 का मतलब है नॉन स्पॉन्टेनियस अकॉर्डिंग टू द सेकेंड लॉ, spontaneous according to the first law, non-spontaneous according to the first law, reversible and non-spontaneous according to the first law. I have launched the poll. Try to give the answer. Everybody has to participate in the discussion. थर्टीन स्टूडेंट्स ने करेक्ट आंसर करा है। पहली बात तो ये समझ में आना चाहिए कि डेल्टा एच देता है फर्स्ट लॉ से आंसर। इसका इंटायरली अगर डेल्टा एच के बारे में बात कर रहा है तो वो फर्स्ट लॉ की बात कर रहे हैं। सेकेंड थिंग है इसमें कि ग्रेटर देन 0 का मतलब होता है नॉन स्पॉन्टेनियस। सिर्फ एक ही फैक्टर है जो एंट्रोपी है जिसमें आप ग्रेटर देन 0 करते हो वो स्पॉन्टेनियस है, रेस्ट ऑल द फैक्टर्स आर नॉन स्पॉन्टेनियस। तो इसका मतलब है नॉन स्पॉन्टेनियस अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ। सी वाज अ 3 या सी जो भी है दैट वाज अ करेक्ट ऑप्शन। इज दैट क्लियर? तो जिन स्टूडेंट्स ने भी रॉन्ग आंसर करे दे हैव टू टेक इट इनटू द कंसिडरेशन कि कैसा करना है। अब लास्ट है, इसमें कुछ फॉर्मूलाज हैं जो एंट्रोपी ऑफ द गैस की कैलकुलेशन के लिए आपको आएंगे। दैट इज द एंट्रोपी ऑफ द मिक्सिंग ऑफ द गैस कैलकुलेशंस। ये डायरेक्ट फॉर्मूलाज हैं। मिक्सिंग ऑफ द गैस, गैस का मिक्सिंग है तो उसके लिए क्या फॉर्मूलाज हम यूज करेंगे। पहला फॉर्मूला है इसमें डेल्टा एस इज इक्वल टू CV नेचुरल लॉग T2 by T1 plus R natural log V2 by V1. This is delta S. अब इस क्वेश्चन में हो सकता है आपको एग्जाम में इतना बड़ा फॉर्मूला ना यूज हो, आइसोथर्मल कंडीशंस दे दे। अब आइसोथर्मल कंडीशंस आपको पता है क्या होती हैं। आइसोथर्मल कंडीशंस का मतलब हो गया कि T1 और T2 इक्वल हो गए। T1 T2 इक्वल हो गए तो log ऑफ T1 बाई T2 का फैक्टर जो है वो आपका log 1 होके 0 हो जाएगा। तो आपके पास कंडीशन सिर्फ बचेगी सेकंड वाली, R ln log V2 बाई V1। ठीक है, और इसको आप कैसे सॉल्व करोगे पेपर में,
ln को 2.303 में मल्टीप्लाई करोगे ना इस इक्वेशन को, तो ये LOG वाला लॉग बन जाएगा। ये वो लॉग है जो टू द बेस 10 होता है, जिसकी आप टेबल से वैल्यू कैलकुलेट करते हो। तो 2.303 R log of V2/V1, ये है पहला फॉर्मूला जिससे आपका न्यूमेरिकल सॉल्व होगा। वो बोला दो गैसेस हैं जिनके वॉल्यूम V1 V2 है, मैंने मिक्स किया, कांस्टेंट टेम्परेचर था, तो एंट्रोपी कितनी चेंज हुई। तो एंट्रोपी मिक्सिंग ऑफ द गैसेस से, अब देखो सिस्टम ऑफ द नॉन रिएक्टिंग गैसेस अगर है, जैसे हाइड्रोजन में हीलियम मिक्स करोगे क्या बनेगा, कुछ भी नहीं बनेगा। तो हाइड्रोजन में हीलियम मिक्स करने से नया प्रोडक्ट नहीं बन रहा, तो इसका मतलब है इंथैल्पी का चेंज कोई मैटर नहीं कर रहा। किसकी वैल्यू चेंज होगी, एंट्रोपी की वैल्यू चेंज होगी। उसमें क्या होगा, रैंडमनेस फैक्टर बढ़ेगा, तो इस फॉर्मूले से वो चेंज इन एंट्रोपी कैलकुलेट होता है। इसी क्वेश्चन के लिए अगर वो आपको बोल दे कि आइसोकोरिक कंडीशंस हैं, आइसोकोरिक कंडीशंस, तो आइसोकोरिक कंडीशन का मतलब क्या हो गया कि वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो इसमें अब सेकंड वाली कंडीशन, सेकंड वाली वैल्यू नहीं होगी। log ऑफ V2/V1 जाएगा, V2/V1 1 हो जाएगा, log 1 0 हो जाएगा। तो डेल्टा एस की वैल्यू आ जाएगी CVLN T2/T1, ये वैल्यू जाएगी। और इसको आप सॉल्व करोगे तो 2.303 CVLOG टू द बेस 10 T2/T1, ये आपके पास आंसर जाएगा डेल्टा एस वी का। वी का मतलब है कि ये आइसोकोरिक कंडीशंस है, मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो फर्स्ट फॉर्मूला अप्लाई करना आ जाएगा सब बच्चों को? यस मैम। जिसको नोट तो नहीं करना, कर लिया है सबने? यस मैम। तो नेक्स्ट इसका फॉर्मूला है, ये सेकंड फॉर्मूला है, इसको व्हाइट कलर से लिख देते हैं। डेल्टा एस इज इक्वल टू CPLN T2/T1 माइनस RLN P2/P1। ये बेटा आपके पास अगर इक्वेशन है, तो इसमें अगर फिर से आइसोथर्मल कंडीशंस हैं, एवरीबॉडी प्लीज बी ऑन म्यूट। एवरीबॉडी प्लीज बी ऑन म्यूट बेटा। तो दीज आर द आइसोथर्मल कंडीशंस। इफ तो अगर आइसोथर्मल कंडीशंस हैं तो क्या कांस्टेंट होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। T1 इज इक्वल टू T2, जिसको हम कांस्टेंट टेम्परेचर T लिख सकते हैं, पर लिखने की जरूरत ही नहीं है, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये फैक्टर खत्म हो जाएगा और आपके पास आंसर में क्या आ जाएगा, आंसर में आ जाएगा डेल्टा एस। एवरीबडी प्लीज बी ऑन म्यूट। ओके पलक, गिव मी 1 मिनट, मैं ये कंप्लीट कर लूं, फिर आपको लास्ट स्लाइड दिखाती हूँ। डेल्टा एस टी की वैल्यू आ जाएगी माइनस ऑफ आर लॉग ऑफ P2/P1, ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो। अब इसमें क्या होगा, -2.303 R LOG P2/P1, ये फॉर्मूला जाएगा आपके पास कांस्टेंट टेम्परेचर पे। ठीक है, इन द कांस्टेंट टेम्परेचर कंडीशन माइनस ऑफ 2.3 R log of P2/P1। अगर इसी की कंडीशंस बेटा आप ले लोगे, आइसोबारिक कंडीशंस आर इन्वॉल्व्ड। If the isobaric conditions are involved, then under those cases P1 is equal to P2 हो जाएगा और राइट वाला फैक्टर इसमें खत्म हो जाएगा। तो डेल्टा एस की वैल्यू क्या आएगी, डेल्टा एस की वैल्यू आएगी CP log of T2/T1, जिसको आप क्या करोगे 2.303 से मल्टीप्लाई करके चेंज कर लोगे। 2.303 CPLOG T2/T1। एक बार दोनों इक्वेशंस ध्यान से देख लो। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, आइसोथर्मल में ये वाला फैक्टर खत्म हो गया, तो R log of P2/P1 आ गया, और LN को नेचुरल लॉग को कन्वर्ट करने के लिए 2.303 P2/P1 कर लोगे। आइसोबारिक कंडीशन में राइट वाला खत्म हो गया, तो CPLOG T2/T1 आ जाएगा। तो ये दो इक्वेशन यहाँ पे है न्यूमेरिकल के लिए, और लास्ट वाली स्लाइड में मैं सारी इक्वेशन टिक लगा के 1 मिनट के लिए आपको दे देती हूँ स्क्रीन पे, आप उसको नोट डाउन कर लो क्विकली। थैंक यू। ओके
चलिए, तो दिस इज ऑल अबाउट योर एंट्रोपी कैलकुलेशंस। अब इसके बाद है नेक्स्ट, दैट इज कॉल्ड एज अ रेजिडुअल एंट्रोपी। इससे पहले आपको थर्ड लॉ पढ़ा दूं, फिर ये पढ़ाती हूँ। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में बस इतना ही काम है। देखो, इसमें सबसे ज्यादा, मैं फिर से बार बार बोल रही हूँ, सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी है डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा एच बाई टी। इस फॉर्मूले से क्वेश्चन आने की डायरेक्ट फॉर्मूला है, डेल्टा एच बाई टी रखो और डेल्टा एस की कैलकुलेशन हो जाएगी। उसके बाद डेल्टा एस के ये फॉर्मूलाज हैं जो इस टेबल से लिए, और एक क्राइटेरिया स्पॉन्टेनिटी, और कुछ भी इसमें से पूछा नहीं जा सकता। स्टेटमेंट एंड फिजिकल मीनिंग, दे आर वेरी इजी, यू कैन इजीली कैरी फॉरवर्ड विद देम। ठीक है बेटा, तो अब आपके पास है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब ये थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है? एंट्रोपी ऑफ परफेक्ट क्रिस्टलाइन सब्सटेंस, crystalline substance at absolute zero is zero. एब्सोल्यूट जीरो क्या टेम्परेचर है बेटा? एब्सोल्यूट जीरो 0 केल्विन या -273 डिग्री सेंटीग्रेड को बोलते हैं। -273 डिग्री सेंटीग्रेड पे या एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे या 0 केल्विन जिसको बोलते हो, उस पे एंट्रोपी किसी भी क्रिस्टलाइन सब्सटेंस की क्या होती है? 0। अब ये क्या मीनिंग हुआ? अब देखो, एंट्रोपी होती है मेजर ऑफ रेंडमनेस। तो बेटा, जब टेम्परेचर बहुत कम होगा उस टाइम पे आपका क्रिस्टल क्या हो जाता है? अपनी परफेक्ट स्टेट में आ जाता है। और उसने लिखा भी है कि परफेक्ट क्रिस्टलाइन सब्सटेंस 0 केल्विन टेम्परेचर पे सारी मॉलिक्यूलर मोशन सीज हो जाती हैं, आपका क्रिस्टल परफेक्ट स्टेट पे आ जाएगा, तो उसकी एंट्रोपी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 आ जाएगी। यानी कि एस टी की वैल्यू 0 को अप्रोच करती है जब आपका टेम्परेचर किसको अप्रोच करता है? 0 केल्विन को। ठीक है, तो दिस इज बेसिकली द थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसके लिए आप एक छोटी सी कैलकुलेशन भी देख सकते हो, वैसे तो रिक्वायर्ड नहीं है बट फिर भी एक दो लाइंस है। लेट्स चेक इट। जो आपका डेल्टा एस है, ठीक है, वो जो 0 टू टी टेम्परेचर अगर सेट कर लिया जाए, सीपी बाय टी डी टी, इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये सीपी बाय टी डी टी का क्या मतलब है, कैसे इसको रिलेट करेंगे? मैंने आपको कल की क्लास में सीपी के फॉर्मूलाज करवाए थे। सीपी क्या होता है बताओ? डेल्टा एच बाय डेल्टा टी होता है कि नहीं होता? Yes, ma'am. ठीक है, तो सीपी इज इक्वल टू डेल्टा एच बाय डेल्टा टी होता है। तो अगर आप सीपी की वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, यहाँ पे dt है तो इसको डी एच बाई डी टी कर लो। ठीक है, सीपी की वैल्यू सीपी बाई टी करोगे तो क्या बन जाएगा? ये डी एच बाई डी टी इंटू टी, साथ में dt, तो dt तो कैंसिल हो जाएगा। डी एच बाई टी क्या आ गया? आपका एंट्रोपी तो आया। तो वही तो फॉर्मूला ही है एंट्रोपी। तो आप इस तरह से भी एंट्रोपी कैलकुलेट कर सकते हो, सीपी बाई टी डी टी 0 टू टी। अब इस इक्वेशन में अगर आप इसको सॉल्व आउट करोगे तो दो तरह के टेम्परेचर पे एंट्रोपी की कैलकुलेशन हो जाएगी। एक तो हायर टेम्परेचर जो इंटीग्रेशन की लिमिट है, एक लोअर टेम्परेचर। तो दैट इज इक्वल टू 0 टू टी सीपी बाई टी इंटू डी टी। अब हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि जब टेम्परेचर 0 केल्विन होता है तो एंट्रोपी की वैल्यू उसमें 0 हो जाती है। तो यहाँ पे आ जाएगा एस टी, एंट्रोपी की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई? 0 आ गई। तो ये कैलकुलेशन हमें क्या देगी? एंट्रोपी की वैल्यू कैलकुलेट कर देगी टी टेम्परेचर से, जो हम डायरेक्टली नहीं कैलकुलेट कर सकते। तो ये किसका आंसर बन जाएगा? ये एस टी का आंसर बन जाएगा। एस टी इज इक्वल टू दिस, इसको मैं इक्वल टू बना लिख ही देती हूँ। एस टी इज इक्वल टू दिस। अगर ये 0 हो गया फैक्टर तो एस टी आ गया 0 टू टी सीपी बाई टी इंटू डी टी। तो इसका तो ये मतलब हो गया कि आप एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एंट्रोपी भी कैलकुलेट कर सकते हो अगर आप इस इंटीग्रेशन में एक फैक्टर जो टेम्परेचर है वो कौन सी एंट्रोपी सेट कर दो? वो 0 केल्विन वाली एंट्रोपी सेट कर दो। देन यू कैन गो फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द एब्सोल्यूट एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम। ठीक है, Yes, ma'am. इज दैट क्लियर? तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द एंट्रोपी, वैसे डेफिनेशन से हमने बोला था कि ये स्टेट फंक्शन है,
वी कांट गो फॉर द कैलकुलेशन, बट अगर हम इस इंटीग्रेशन में लोअर लिमिट को 0 पुट कर दें तो एस 0 की वैल्यू 0 आ जाएगी। ये थर्ड लास्ट से आया एंड वी कैन गो फॉर द कैलकुलेशन ऑफ दिस। तो एस टी इज इक्वल टू, इसकी कैलकुलेशन कोई एग्जाम में नहीं आती है, सिर्फ एक कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है, तो बेटा इसके साथ हमारा जो थर्मोडायनेमिक्स का काम है वो कंप्लीट है। यहाँ पे मैं आपको एक रेजिडुअल एंट्रोपी बता देती हूँ, फिर चलते हैं थर्मोकेमिस्ट्री पे। थर्मोकेमिस्ट्री में एक्चुअली में थर्मोडायनेमिक्स का ही पार्ट होती है, बस उसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन और न्यूमेरिकल्स होते हैं, वो बस बताना है, उसके बाद इंटायर चैप्टर इज कंप्लीट। नाउ दिस इज योर रेजिडुअल एंट्रोपी। ये क्या होता है? रेजिडुअल एंट्रोपी क्या होता है कि अभी हमने थर्ड लॉ से क्या सीखा कि 0 केल्विन पे सारी एंट्रोपी 0 हो जाती है। 0 केल्विन पे आपका जो क्रिस्टल है वो बेटा परफेक्ट हो जाता है। पर ये क्या कहती है रेजिडुअल एंट्रोपी की डेफिनेशन, कि कुछ क्रिस्टल्स ऐसे होते हैं जो 0 केल्विन पे पहुंच पे के भी परफेक्ट एंट्रोपी, उनमें परफेक्ट स्ट्रक्चर में नहीं आ पाते हैं, उनमें मॉलिक्यूलर मोशन सीज नहीं होती है, उनमें स्टिल कुछ वैल्यू एंट्रोपी की आती है। तो रेजिडुअल एंट्रोपी क्या होती है? फॉर, मैं इसको लिख भी देती हूँ कि फॉर सम क्रिस्टल्स, for some crystals, the crystalline substances, the value of entropy, the value of entropy is not 0 at 0 Kelvin, is not 0 at 0 Kelvin. That value of entropy at that value of entropy at 0 Kelvin is called residual entropy. इस वैल्यू ऑफ एंट्रोपी को 0 केल्विन पे हम बोलते हैं रेजिडुअल एंट्रोपी। इसकी वैल्यू होती है K log W। W यहाँ पे, ये सिर्फ फॉर्मूला है, इसका न्यूमेरिकल कुछ नहीं आता, बस फॉर्मूले को टिक लगवाना है। थर्मोडायनामिकल प्रोबेबिलिटी, थर्मोडायनामिकल प्रोबेबिलिटी। और इस थर्मोडायनामिकल प्रोबेबिलिटी का ये मतलब होता है कि कितना डिसऑर्डर है सिस्टम में। जैसे मान लो CO का क्रिस्टल है, इसमें कुछ ऐसा डिसऑर्डर आ गया, OCOC आ गया बीच में, CO, मतलब ऐसे कितने अरेंजमेंट है जो डिसऑर्डर में है, उसे प्रोबेबिलिटी फैक्टर बोलते हैं। और इसकी जो वैल्यू होती है log of 2 raised to power k होती है, अवोगाड्रो नंबर होती है n। इसको n को आगे ले आओगे, n into k log of w, तो ये r बन जाता है log of 2। तो आपके पास बेसिकली इतना फॉर्मूला यूज होता है, नीचे वाला तो आप नहीं भी करोगे तो चल जाएगा। लेट इट कीप इट लाइक दिस ओनली, इतना भी कर सकते हो या r log 2 भी कर सकते हो, अप टू यू। ठीक है, Yes, ma'am. चलिए ये तो हो गया रेजिडुअल एंट्रोपी। एंड आफ्टर द रेजिडुअल एंट्रोपी वी हैव डन विद द थर्मोडायनामिक्स, नथिंग इज लेफ्ट फ्रॉम दैट। उसके बाद है थर्मोकेमिस्ट्री। थर्मोकेमिस्ट्री, थर्मोकेमिस्ट्री क्या है? डील्स विद द कैलकुलेशंस, डील्स विद द कैलकुलेशंस ऑफ डेल्टा एच। बेसिकली इसमें डेल्टा एच की कैलकुलेशन आती है। ठीक है, कैलकुलेशंस ऑफ डेल्टा एच, दैट इज कॉल्ड एज अ थर्मोकेमिस्ट्री। अब डेल्टा एच की कैलकुलेशन जब हमने करनी है तो सीधा सीधा फॉर्मूला करते हैं। सबसे पहले तो ये याद रखना है, हीट चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम को डेल्टा यू बोलते हैं, और जो हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर है उसको डेल्टा एच बोलते हैं। तो पहले तो ये पता होना चाहिए, इसको यू बना देते हैं अच्छे से। सेकंड ये हमने किया हुआ है ये पॉइंट, रिलेशनशिप बिटवीन द डेल्टा एच एंड डेल्टा यू, यहां से भी क्वेश्चन लग सकता है इसमें। रिलेशनशिप बिटवीन द डेल्टा एच एंड डेल्टा यू, तो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, यहां से भी क्वेश्चन हो सकता है। अब देखो पी एक्सटर्नल होता है यहाँ पे, तो वैक्यूम होगा तो पी एक्सटर्नल 0 होगा, तो वर्क डन भी 0 होगा।
तो उस कंडीशन में भी ये दोनों बराबर आ सकते हैं अगर वो पूछे कि कब बराबर आएंगे। या आप इसको डेल्टा एनजी वाला फॉर्मूला लिख लो, डेल्टा एनजी इंटू आर टी। अगर नंबर ऑफ मोल्स इन द गैसियस स्टेट रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बराबर होते हैं तब भी आपके पास ये फैक्टर 0 हो जाएगा और डेल्टा एच और डेल्टा यू बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है और इसकी हमने अच्छी खासी प्रैक्टिस की हुई है। थर्ड क्वेश्चन है डेल्टा एच रिएक्शन का कैलकुलेट करना इस फॉर्मूला से। सिग्मा डेल्टा एच नॉट होगा ये, सिग्मा डेल्टा एच एफ नॉट ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस सिग्मा एच एफ नॉट ऑफ रिएक्टेंट्स। इसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं मैं अभी आपको एक एग्जांपल लेके बताती हूँ। यहाँ तक क्लियर है? ये तो सब बेसिक है, वी हैव ऑलरेडी डन दैट। नाउ लेट अस सपोज कि हमारे पास है कोई इक्वेशन, जैसे ये ले लो, स्मॉल ए और कैपिटल ए स्मॉल बी इंटू कैपिटल बी, this is giving us small c into capital C, small d into capital D. Small a and small b होते हैं stoichiometric coefficients, stoichiometric coefficients, constant factors. और कैपिटल ए और कैपिटल बी तो आपको पता है रिएक्टेंट है, ये भी क्या है? कोएफिशिएंट्स हैं, stoichiometric coefficients. These are the stoichiometric coefficients of the product side, stoichiometric coefficients of reactant side. ठीक है जी। अब इसमें डेल्टा एच नॉट कैसे जाएगा? वो ना आपको कुछ वैल्यूज देगा, जैसे वो बोल रहा है कि इसको बोलते हैं बेटा स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। स्टैंडर्ड को एसटीडी से लिख देते हैं, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो रिगार्डिंग द स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ द फॉर्मेशन एच एफ नॉट कुछ वैल्यूज दी हुई होंगी हमें, जैसे एच एफ नॉट वैल्यू ए की दे रखी है मान लो एक्स, एच एफ नॉट वैल्यू बी की दे रखी है मान लो वाई, एच एफ नॉट वैल्यू सी की दे रखी है पी, और एच एफ नॉट वैल्यू डी की दे रखी है क्यू। ऐसे वैल्यूज दे रखी है। तो हम क्या करेंगे, हम उसी फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करेंगे सारी वैल्यू। डेल्टा एच नॉट का फॉर्मूला क्या लिखा था? सिग्मा, सिग्मा का मतलब समेशन मतलब सम होता है, एच एफ नॉट ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस सिग्मा एच एफ नॉट ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है ना? तो ये आपके पास होगा। वैल्यूज कैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे? प्रोडक्ट में क्या है? प्रोडक्ट में देखो सी और डी तो है स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डाटा को मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे सी और सी का डाटा क्या था? पी, इससे मल्टीप्लाई करोगे, प्लस डी स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट था और इसका डाटा क्यू, इसको मल्टीप्लाई किया, माइनस रिएक्टेंट के केस में ए स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है और यहाँ पे है एक्स, ए इंटू एक्स, प्लस बी स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है और इसके लिए डाटा है वाई, प्लस बी इंटू वाई। तो यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगा आपका डेल्टा एच। दिस इज हाउ यू गो फॉर द कैलकुलेशन। ये इजी है ना? सी और डी के डाटा दिए होंगे इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के, स्मॉल सी और स्मॉल डी से उसको मल्टीप्लाई करोगे रिस्पेक्टिव डाटा को, एंड देन माइनस कर दोगे रिएक्टेंट वाले पोर्शन से। और यहाँ पे एक नोट दे देती हूँ मैं आपको, वो इंपॉर्टेंट है। नॉट क्या है? HF नॉट मतलब स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन फॉर द सब्सटेंस इन द प्योर स्टेट, फॉर द सब्सटेंस इन द प्योर स्टेट इज 0, इन द प्योर स्टेट इज 0। यानी कि प्योर स्टेट अगर आपको दे रखी है, स्टैंडर्ड स्टेट प्योर क्रिस्टलाइन फॉर्म दे रखी है, तो उसकी इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की वैल्यू 0 होती है, उसके फॉर्मेशन में कोई हीट रिलीज या एब्जॉर्ब नहीं होती है। या आप ऐसा याद रख लो कि अगर 4 वैल्यूज हैं, 4 रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट हैं, 3 की वैल्यू आपको दी हुई है, 1 की नहीं दी हुई, तो आप ये समझ लो कि वो स्टैंडर्ड स्टेट में है जब ये रिएक्शन हुई थी, तो उसका इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या रहेगा? 0 रहेगा। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. ठीक है, तो ये पहला फॉर्मूला है। नेक्स्ट है आपका इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, नेक्स्ट है इंथैल्पी ऑफ कंबस्शन। इसकी कैलकुलेशन कैसे होती है? इंथैल्पी ऑफ कंबस्शन, ये क्वेश्चन आया हुआ था इथेन के केस में था। कंबस्शन का मतलब होता है बर्निंग, बर्निंग का मतलब होता है
ऑक्सीजन से रिएक्शन। देखो जैसे मीथेन की ही कंबस्शन आपके पेपर में आ गई, मीथेन का कंबस्शन मतलब मीथेन का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन। तो पहले तो उसकी कंबस्शन की रिएक्शन को पूरा करना है। देखो इन सारे रिएक्शंस में थर्मोडायनेमिक्स में मैंने स्टार्टिंग डे पे, फर्स्ट डे पे ही बोला था कि थर्मोडायनेमिक्स एक ऐसी ब्रांच है केमिस्ट्री की जिसमें ना प्रोडक्ट फॉर्म इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, सिर्फ इंपॉर्टेंट होता है हीट चेंज कितना होता है रिएक्शन में। तो जब भी कोई हाइड्रोकार्बन पेपर में आ जाए तो प्रोडक्ट की टेंशन नहीं है। हाइड्रोकार्बन जब बर्न होते हैं ना, तो ये एक्सेस ऑफ सप्लाई की बात कर रहा है, तो आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मिलता है। ये बात अलग है कि मीथेन की बर्निंग अगर आप कुछ कंट्रोल्ड कंडीशंस पे करते हो देन वी आर गेटिंग अ डिफरेंट प्रोडक्ट, या लिमिटेड सप्लाई में करते हो तो भी हमारे पास डिफरेंट प्रोडक्ट है। अदरवाइज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर व्हेन वी आर गेटिंग द कंबशन इन द एक्सेस ऑफ द फुल सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, वहां पे फिजिकल स्टेट मेंशन करेगा। जैसे ऑक्सीजन और मीथेन हो गए गैसियस, कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस और वाटर लिक्विड। तो सबसे पहले तो पेपर में तुम क्या करना, इस इक्वेशन को बैलेंस करना। बैलेंस भी ऐसे करना है बेटा, कार्बन और हाइड्रोजन को बैलेंस पहले करना है, ऑक्सीजन को बाद में करना है। कार्बन 1 है दोनों साइड, हाइड्रोजन 4 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करो। अब अल्टीमेटली जो आंसर आया वो आपको ऑक्सीजन के लिए लगाना है। 2 ऑक्सीजन यहाँ से है, 2 यहाँ से है, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप देखो इंथैल्पी ऑफ कंबस्शन कैसे कैलकुलेट होगा। डेल्टा एच है ना यहाँ पे। अब डेल्टा एच कैलकुलेट करना है तो 2 तरह के फॉर्मूले, दोनों जो हमने पढ़े हैं अप्लाई हो सकते हैं। पहला फार्मूला तो ये हो सकता है कि आपको क्वेश्चन में डेल्टा यू दिया हो, ये आया था पिछली बार क्वेश्चन। अगर डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनजीआरटी वाला रिलेशनशिप लगाते हो तो पहले तो डेल्टा एनजी निकाल लो। डेल्टा एनजी की वैल्यू क्या होगी, प्रोडक्ट में कितने गैस, ये मैं लिख भी देती हूँ, मैं हर बार लिख रही हूँ ताकि आप पेपर में मिस्टेक ना करो। यहाँ पे कौन सी स्टेट को लेना है, गैसियस स्टेट को लेना है। माइनस ऑफ एनपी रिएक्ट, एनपी नहीं, एन आएगा आपके पास आर, एनपी गैस माइनस एनआर गैस। ठीक है, ये 2 चीजें आएंगी बेटा। तो एनपी गैस और एनआर गैस प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट में कितने कितने मॉलिक्यूल्स हैं। देखो यहाँ पे 1 है, ये तो लिक्विड है ना, माइनस यहाँ पे कितने हैं, 2 यहाँ से है, 1 यहाँ से है, 3 हो गया। तो आपके पास आंसर क्या आ गया, -2 आ गया। समझ में आई मेरी बात। प्रोडक्ट की साइड 1 गैस था, रिएक्टेंट की साइड 3 गैस है, तो -2। तो अगर आपको इसकी वैल्यू कुछ एक्स दी हुई है पेपर में माइनस में, या कोई भी वैल्यू दी हुई है, तो यहाँ से -2 आ गया। आर और टी की वैल्यू आप पुट करोगे और आंसर निकालोगे। टेम्परेचर अगर कुछ मेंशन किया है तो ठीक है, नहीं तो 298 केल्विन आप भरोगे। बाकी अगर वो बोल रहा है 300 केल्विन यूज करो कुछ भी, तो आपको वही यूज करना है। यहाँ पे एक मिस्टेक होने के चांसेस क्या है, कई बार वो इंथैल्पी का डाटा किलो जूल में देता है और आर की वैल्यू आप 8.314 जूल में लगा के आ जाते हो। ठीक है, तो आर की वैल्यू अगर आप जूल में यूज करते हो तो या तो उसको भी जूल में कन्वर्ट कर लो, या अगर आपका नेट आंसर किलो जूल में दिया हुआ है तो आप आर की वैल्यू को किलो जूल में कन्वर्ट कर लो 10⁻³ से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो दिस इज अ फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग की इसकी आपको डेल्टा यू की वैल्यू नहीं दी हुई है, फिर वो आपको देगा सभी का इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो तब क्वेश्चन कैसे जाएगा, तब क्वेश्चन ऐसे जाएगा, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन वैल्यू ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 2 into इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन वैल्यू ऑफ द वाटर माइनस, ये तो हो गया प्रोडक्ट, माइनस इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन वैल्यू ऑफ द मीथेन प्लस 2 into इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन वैल्यू ऑफ ऑक्सीजन। तो फिर यहाँ पे यहाँ से वैल्यू आपको पुट करनी है। और इस क्वेश्चन में कई बार वो ऑक्सीजन की वैल्यू नहीं देता, तो आप समझ लो कि ऑक्सीजन स्टैंडर्ड स्टेट में है, तो इसकी इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की वैल्यू 0 होगी। तो दिस इज अ टॉपिक रिलेटेड टू द इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. चलो ठीक है जी। तो इंथैल्पी ऑफ कंबशन के बाद नेक्स्ट आता है आपके पास कैलकुलेशन ऑफ इंथैल्पी फ्रॉम द बॉन्ड एनर्जी। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Calculation of the enthalpy change from the bond energy. Enthalpy change from the bond energy data. From the bond energy data. अब जैसे देखो ये रिएक्शन है, मेरे पास इथीन आ गया, वेरी सिंपल एग्जांपल आई एम टेकिंग ओवर हियर। दिस इज अ इथीन और इसमें मैंने हाइड्रोजन का एडिशन किया, मैंने इसको ओपन अप करके लिख दिया। तो आपके पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो आपके पास प्रोडक्ट बनेगा इथेन। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में इनका बॉन्ड एनर्जी का डाटा दिया हुआ है। जैसे बॉन्ड एनर्जी ऑफ सी डबल बॉन्ड सी की दी हुई है x, कोई भी यूनिट्स। ठीक है, और बॉन्ड एनर्जी वैल्यू h और h की दी हुई है समथिंग लाइक y। बॉन्ड एनर्जी ऑफ सी एंड h की दी हुई है z। बॉन्ड एनर्जी ऑफ सी सी बॉन्ड की दी हुई है कुछ p, ऐसा कुछ डाटा दिया हुआ है।
तो यहाँ फार्मूला कैसे जाएगा, डेल्टा एच ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल टू द बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स। ये इकलौता ऐसा फॉर्मूला है जिसमें पहले रिएक्टेंट आते हैं उसके बाद प्रोडक्ट आते हैं। अभी तक मैंने जितने भी फॉर्मूले पढ़ाए हैं उसमें पहले प्रोडक्ट किया उसके बाद रिएक्टेंट किया, तो ध्यान में रखना। देखो रिएक्टेंट के बीच में बॉन्ड तोड़ना है तो एनर्जी देनी पड़ेगी, और प्रोडक्ट के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन होता है तो एनर्जी रिलीज होगी। तो हमेशा रिएक्टेंट के केस में जितनी एनर्जी सप्लाई करनी पड़ी है, ठीक है, तो उसको आप पहले लिखोगे एंड देन विल यूज फॉर द रिएक्टेंट्स। अब रिएक्टेंट के केस में देखो कौन कौन से बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं। रिएक्टेंट के केस में डबल बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। ऐसा नहीं कभी भी कर सकते कि आप डबल बॉन्ड में से सिंगल रख लो और एक छोड़ दो, एक ब्रेक कर लो एक तोड़ लो, एक ब्रेक कर लो सॉरी एंड वन विल बी द रिमेन एज इट इज। ऐसा नहीं होगा बेटा, आपको दोनों के दोनों तोड़ने पड़ेंगे, यहाँ से न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। तो बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट में सबसे पहले तो सी डबल बॉन्ड सी ब्रेक हो रहा है, इसको डिफरेंट कलर से लिख लेते हैं। एक ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ठीक है, एक ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, तो ये दो बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ठीक है। तो मान लो सी डबल बॉन्ड सी ब्रेक हो रहा है तो इसके लिए एक्स आ गई वैल्यू, और कौन सा ब्रेक हो रहा है, एच एच ब्रेक हो रहा है, इसके लिए वाई आ गई वैल्यू, माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स। कौन से नए बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं, देखो सी डबल बॉन्ड सी तो आपने ब्रेकअप कर दिया, तो नया बॉन्ड कौन सा फॉर्म हो रहा है, नया बॉन्ड एक तो फॉर्म हो रहा है सी सिंगल बॉन्ड सी, और उसके बाद दो बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं सी एच नए। तो प्रोडक्ट में क्या बॉन्ड फॉर्म हुआ, सीसी बॉन्ड फॉर्म हुआ, तो सीसी बॉन्ड के लिए पी प्लस दो सी एच बॉन्ड फॉर्म हुए, सी एच बॉन्ड के लिए जेड। तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा कुछ एक्स प्लस वाई माइनस पी माइनस 2z। तो ये मैंने सिंपल कैलकुलेशन से क्वेश्चन कर दिया। आपको कोई भी कॉम्प्लिकेटेड मॉलिक्यूल भी हो तब भी आपको ऐसे ही सिंगल बॉन्ड सिंपल सिंपल बॉन्ड करके लिख लेना है। तो रिएक्टेंट में कितने मॉलिक्यूल्स में क्या क्या बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स में, और प्रोडक्ट में क्या फॉर्म हो रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग यू हैव टू सेट दैट डाटा एंड देन यू कैन कैरी विद दिस कैलकुलेशन। ये भी क्लियर हो गया ना। यस मैम। नेक्स्ट है इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। तो रिगार्डिंग द इंथैल्पी ऑफ द न्यूट्रलाइजेशन व्हाट वी विल बी हैविंग, तो न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है सभी को पता है कि जब भी कोई एसिड प्लस बेस इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है तो आपके पास बनता है सॉल्ट, है ना, सॉल्ट न्यूट्रल होता है, और साथ में क्या बन गया, वाटर बन गया। सॉल्ट में जितना पॉजिटिव होगा उतना ही नेगेटिव होगा। तो एसिड और बेस की रिएक्शंस है बेसिकली ये। तो ये कह रहा है कि इसमें एक फिक्स वैल्यू है, जैसे -13.6 या 7 किलो कैलोरीज पर मोल, है ना, या आपके पास वैल्यू है -57.3 किलो जूल पर मोल। ये दो वैल्यूज मैंने यहाँ पे लिख दी हैं। देखो जब भी स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस ये न्यूट्रलाइज होते हैं तो आपके पास इतनी हीट रिलीज होती है, ठीक है। तो मान लो एग्जांपल आ गई आपको HCl और NH4, NH नहीं स्ट्रॉन्ग देना है ना, तो देना पड़ेगा NaOH। तो अगर इन दोनों का रिएक्शन हुआ तो क्या फॉर्म हुआ, NaCl फॉर्म हुआ प्लस वाटर फॉर्म हुआ। तो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या हो गई, द अमाउंट of the heat released when 1 mole of acid is completely neutralized by addition of equal amount of base। अब यहाँ पे एक बात नोट करिए आपने, अगर मैंने 1 मोल एसिड लिया तो मैंने उतना ही बेस ऐड किया ताकि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाए। तो अगर ये नॉर्मेलिटी की जगह मोलैरिटी की जगह नॉर्मेलिटी वाला होता तो मैं 1 मोल की जगह 1 ग्राम इक्वलेंट लिख देती। तो जब भी पेपर में क्वेश्चन आए ना ये देख लेना कि 1 मोल एसिड में 1 मोल बेस ही ऐड करना है या 1 ग्राम इक्वलेंट एसिड में 1 ग्राम इक्वलेंट बेस ही ऐड करना है, तब तो आपकी जो वैल्यू होगी वो इतनी आएगी, यानी कि -13.7 या -57.3, कि कहीं कहीं न्यूमेरिकल में 57.1 दे देता है तो इट्स ओके, इतना चलेगा। तो ये जो वैल्यूज हैं आपकी ये कब होती हैं, जब आपका स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस हो, तब तो आपका आंसर इतना आएगा। मान लो आपके उसमें कोई कॉम्बिनेशन वीक आ गया, लेट अस सपोज कि कॉम्बिनेशन कुछ ऐसे आ गया कि एक एसिटिक एसिड आ गया और एक आ गया आपके पास NaOH।
अब एसिटिक एसिड तो वीक बेस हो गया, वीक एसिड हो गया, और ये स्ट्रॉन्ग बेस हो गया। तो जो वैल्यू है वो कितनी है वो नहीं हमें पता, बट वो कैलकुलेशन से जाएगा आपका, और लेस देन आंसर आएगा आपका ऑप्शन में, -57.1 या -57.3 जो भी ऑप्शन में दिया होगा, और यहाँ पे -13.6 या 7। ठीक है, तो ये आपको लेस देन की फॉर्म में आंसर देना है। तो वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का कॉम्बिनेशन हो, या स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का कॉम्बिनेशन हो, या दोनों वीक के कॉम्बिनेशन हो, इन सभी केसेस में आंसर लेस देन जाएगा। और अगर इनकी कैलकुलेशन वो करवाता है तो आप को स्ट्रॉन्ग वाले कॉन्सेप्ट से करनी है। तो ये आ गया आपका स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, ये आ गया वीक बेस एंड द वीक एसिड। ठीक है, तो इन सब केसेस में वैल्यू लेस देन जाएगी, बस टिक ही लगाना होता है कि किस केस में लेस देन होगी, किस केस में उसके इक्वल होगी, और बाकी सारे केसेस में, स्ट्रॉन्ग वाले दोनों केसेस में आपके पास एग्जैक्ट वैल्यू आएगी। अब लास्ट है इसमें कैलकुलेशन, नेक्स्ट है इसमें कैलकुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ और डेल्टा एच, जिसमें आपको काफी सारा डाटा दिया होगा। ये एक एग्जांपल मैं आपको करके दिखा देती हूँ। जैसे क्वेश्चन है, ये लास्ट है इसका टॉपिक, उसके बाद थर्मोकेमिस्ट्री भी ओवर है। कैलकुलेशन ऑफ, ये सारा न्यूमेरिकल वाला पोर्शन है। कैलकुलेशन ऑफ सब बहुत इजी है, सिर्फ प्लस माइनस हल्का सा मल्टीप्लाई है, कोई ज्यादा ट्रिक्स इन्वॉल्व नहीं है। कैलकुलेशन ऑफ इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन, मुझे लगता है नेक्स्ट क्लास में ही लेना पड़ेगा बिकॉज टाइम इज ओवर। From the following data, let me write the question, we'll continue in the next class. From the following values, ये बस आपको थोड़ा कैलकुलेशन ही बताना है, rest the topic we have done. I think the time is over, we have to end the class over here, and with this our thermodynamics is complete. All the formulas we have done, it is just the calculations that I need to show you. नेक्स्ट क्लास में मैं फर्स्ट स्लाइड में फटाफट बता दूंगी, एंड याद रहे बेटा नेक्स्ट क्लास में हम चैप्टर जो स्टार्ट करते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। Is that clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए।